Good morning, everybody. Today, I'm going to discuss a paper, a test paper related to syntax. जैसा कि पिछले क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कि अदर वर्ड में आप सिंटैक्स भी बोलते हो, इस पर कुछ क्वेश्चंस पर हम चर्चा आपके बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में और कंपटीशन में भी आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि इस कड़ी में आपको जो कुछ भी पहले लेक्चर मिला है उन सबको और आगे इस तरह का हम प्रैक्टिस पेपर जारी रखेंगे। आप लोग कृपया इसे सिंसियरली आप स्टडी करेंगे और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे वो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हों या किसी भी बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में, तो ये आपके लिए इसलिए सबसे अधिक क्वेश्चन आपका सिंटैक्स से, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का जो हम प्रयोग करते हैं उसी को सिंटैक्स के रूप में जाना जाता है और इसी को दूसरी भाषा में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। कहने का हमारा अर्थ यह है कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो सबसे अधिक एरर्स वाला पार्ट भी आपका वर्ब से रिलेटेड रहता है। मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन दिया जाए, उस 10 क्वेश्चन में आपको 5 जो है वो वर्ब से जुड़ा रहेगा। तो इस पार्ट को आप जितना भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये आपके नॉट ओनली स्पोकन बट ऑल्सो इन रिटन एंड अदर एग्जामिनेशन, यानी कि सब के लिए आपको इक्वली इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेशन के रूप में यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करावें और जो कुछ भी हम यहाँ पर दे रहे हैं उसको फुल्ली आपको यानी कि एनालिसिस के साथ कराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप कंसंट्रेट रहेंगे और इस पर आपको ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझेंगे और हर एक क्वेश्चन में ब्रैकेट में एक जानबूझ के उसमें एक गलत ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में दिया गया है और आपको ये पूछा जा रहा है कि आप उसको सही करके बताइए उसी टर्म में कि राइट जो वर्ब होगा वो क्या होगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसे कि पहला क्वेश्चन है फर्स्ट आपका कि अबाउट हाफ ऑफ द बॉयज, और ब्रैकेट में है वाज प्रेजेंट इन द हॉल। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के जगह पर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, फ्रैक्शनल मीन्स कि अगर हाफ है यहाँ पर और मान लीजिए कि आपका 50% ही रहता या 1/4 रहता या फिर 25% के रूप में रहता, कुछ भी इस तरह का अगर रहेगा तो आपका उसमें चेक कीजिएगा आप यहाँ पर उसके साथ आने वाला नाउन क्या है, यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉयज हमारा प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर क्यों न हो, आपका ये एक्सक्लूसिव वर्ड डिसाइड करेगा, यानी कि ये जो है नाउन ये डिसाइड करेगा। तो बॉयज है तो बॉयज के अनुसार से क्या लगेगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म। इसीलिए इस केस में यहाँ पर आपको वेयर का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट ऑफ द पर्सन, और यहाँ पर इस केस में दिया हुआ है कि आर ऑनेस्ट इन माई विलेज। अगर इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकतर लोग, यानी मेरे गांव में अधिकतर लोग जो हैं वो ईमानदार हैं, कहने का मतलब ये। तो इस केस में आप ध्यान देंगे मोस्ट ऑफ, या इस तरह से अगर काउंटेबल के सेंस में रहे मेनी शब्द का प्रयोग रहे, तो उस केस में हमेशा नाउन भी आपका प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो इस केस में आपका ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब तो आर होगा ही लेगा, लेकिन इसके पहले आपको यहाँ पर पर्सन्स शब्द का प्रयोग करना होगा। अर्थात ये भी देखना है कि नाउन भी हमारा प्रॉपर वे में है कि नहीं है। अगर आपका प्रॉपर वे में है तभी आपका ये ऑक्सिलरी वर्ब भी उसी ऑर्डर में होगा। तो कहने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, यानी पर्सन का सिंगुलर फॉर्म पर्सन्स प्लूरल होगा, लेकिन पीपुल जो है अगर पीपुल रहता तो वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें SEIS नहीं लगाएंगे। अगर आप SEIS का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं तो उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम पीपल में S लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है राष्ट्र, यानी नेशन के रूप में। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, क्लियर, अधिकतर लोग।
तो ये बाकी ये आपका सही है, आर वाला ये जो पार्ट है ये आपका बिल्कुल सही है, इसमें गलती है आपका पर्सन में पर्सन्स होगा। आते हैं नेक्स्ट, हाफ ऑफ द सुअर, और यहां पर है कि वेयर इज स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी रेन। अब देखिए यहां इस केस में ये आपका यूसियन केस में आता है, यानी जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, और यहां पर आपका हाफ दिया है यानी 50%। तो कहने का मतलब कि आपका फ्रैक्शनल नंबर यहां पर है तो उसके तुरंत बाद आप उसके साथ लगने वाले नाउन को चेक करेंगे। अगर ये है यूसियन केस में तो इसके आधार पर वर्ब जो है यूसियन केस और एससीएन केस यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये दो केस में आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। तो इस सुअर के चलते यहाँ पर यानी चीनी का आधा भाग जो है वो क्या हो गया, यानी 50% भारी बारिश के चलते बर्बाद हो गया। क्लियर? तो इस केस में यहाँ पर आप वेयर के जगह पर वाज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड, और यहां पर है आपका ब्रैकेट में हैज कम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे नाइट। अब देखिए यहां पर इस केस में जैसे कि माई फ्रेंड, अब देखिए यहां एक व्यक्ति है तो हैज कम का प्रयोग इस केस में यहां सही है, लेकिन आपको यहां पर यस्टरडे नाइट का प्रयोग किया गया है जो पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के टर्म में जाना जाता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाए तो उसको डायरेक्ट हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो इस केस में माई फ्रेंड हैज कम के जगह पर आपको केम लिखना चाहिए, यानी कि इस पूरे के जगह पर आपको केम शब्द आएगा, यानी कि V2 कम कैम कम। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द मॉब, और यहां ब्रैकेट में है मूव टुवर्ड्स द कलेक्ट्रेट ऑफिस। अब इसमें मॉब का मीनिंग यहां से बहुत बड़ी भीड़ की बात होती है, क्राउड। अब यहां पर मॉब मूव ब्रैकेट में आपका मूव शब्द दिया है। आप इस चीज को नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी जो कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्म होता है, जैसे फैमिली, क्लास, क्राउड, कुछ भी इस तरह का, जैसे कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी टीम की जब बात होती है, तो इस तरह का जो वर्ड होता है वो कलेक्टिव नाउन के संदर्भ में जितने भी वर्ड या जितने भी इस तरह का स्टेटमेंट आएगा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मॉब में कितने व्यक्ति हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्ड हमारा कहता है कि ये कलेक्टिव नाउन का है और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी कि मूव के जगह पर मूव्स हो जाएगा। क्लियर? तो इस केस में आप यहां पर एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? मूव्स। अब इसी केस में ये भी देखना है कि जैसे कि कोई भी इस तरह का आपको यहाँ मूव में यानी कि सिंगुलर इसलिए है, एस इसीलिए लगाएंगे क्योंकि कोई भी जो एक्शन वर्ब होता है वो सिंगुलर में तब कन्वर्ट होगा जब उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाए, लेकिन यही नाउन की अगर बात होती तो नाउन में एस या एस जब लगेगा तो वो प्लूरल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? 6 नंबर आते हैं, कहता है ए ब्लैक एंड व्हाइट कॉ, और यहां पर ब्रैकेट में है आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ध्यान देंगे लॉजिक आपका इस सेंटेंस का ये कहता है कि एक जो है यानी ए ब्लैक एंड व्हाइट कॉ। अब देखिए जब दो एडजेक्टिव इस तरह से एंड से जुड़े हों और दोनों में इंडेफिनिट केस का आर्टिकल इस तरह से लगा है कि यहां पर ए ब्लैक, अब यहां पर देखिए अगर इस केस में एंड ए व्हाइट होता, क्लियर, तो इस तरह से ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, अगर यहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं तो इस केस से होता है दो अलग अलग गाय का। क्लियर? और यहां पर आपको एक ही बार आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और इस केस से बोध होता है कि गाय एक ही है जो मिक्स कलर का है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर है, और इस सेंस में जब एक ही गाय का बोध हो रहा है तो इस केस में आपका आर का प्रयोग नहीं होके इज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर, और ब्रैकेट में है कि वेयर, क्लियर, वेयर ऑक्शन्ड एट ए वेरी लो रेट। अब देखिए यहां जब मैंने पहले भी कहा था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ,
accompanied by, led by, governed by, इन सभी के साथ अगर दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हों तो उस केस में हमेशा आप पहले वाले नाउन के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब यानी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो द हाउस से यहाँ सिंगुलर का सेंस मिलता है, और भले उसका पूरा फर्नीचर की बात क्यों न हो, लेकिन इस केस में हम हाउस के अनुसार चलेंगे तो हाउस हमारा सिंगुलर सेंस है, इसीलिए यहां पर वेयर का प्रयोग नहीं करके वाज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, कहता है कि द सेकेंड इनिंग्स वेयर स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी रेन। क्लियर? अब देखिए इसमें ये जो इनिंग्स शब्द है ये मूल रूप से एस लगा हुआ आता ही है, इसको हम प्लूरल यहां नहीं बना सकते, यानी कि ये इनिंग्स सिंगुलर टर्म है, इनिंग नहीं होता, इसका सही फॉर्म होता है इनिंग्स। तो इसलिए द सेकेंड इनिंग, ऐसे भी सेकेंड इनिंग से मतलब है कि दूसरा इनिंग, दूसरा इनिंग से मतलब टोटल इनिंग कितना, तो 1, यानी कि कितने टोटल, एक। कहने का मतलब कि ऑर्डर में जब भी दिया रहेगा तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल का बोध होता है, लेकिन अगर यहां का था टू का अगर बोध रहता तो उससे क्लियर होता कि दो इनिंग, यानी कि प्लूरल सेंस। तो यहां पर ऑर्डर के साथ, और ये इनिंग्स जो है आपका वर्ड सही है, कभी कभी आपको वर्ड मीनिंग भी गलत दे देगा, लेकिन वर्ड मीनिंग सही है, इनिंग्स होता है। लेकिन जब एक ही इनिंग की बात हो रही है तो इस केस में वेयर कहां से आएगा, जब एक ही इनिंग की बात है तो आपका यहां पर वाज स्पॉइल्ड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, हिज शूज, और ब्रैकेट में है इज वेरी कॉस्टली एंड न्यू। अब देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है, हर एक सेंटेंस का अपना एक लॉजिक है, एक कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को समझेंगे और तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे, नहीं तो गलती होने का चांस रहेगा। तो कहने का अर्थ, अब देखिए शूज कहने से यह बोध होता है कोई भी व्यक्ति, शूज हुआ, सॉक्स हुआ, या फिर कोई भी ऐसा, जैसे हम कहते हैं ग्लव्स, है ना, तो ग्लव्स वगैरह कोई भी जब भी कोई भी खरीदेगा तो इसको दो खरीदना होगा, यानी कि जो नेचर के द्वारा दो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे और उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि हिज हैंड्स डैश स्ट्रॉन्ग, तो यहां हैंड से मीनिंग होता है कि एटलीस्ट कितने, यानी कि दो का। लेकिन अगर इस तरह से दिया जाए कि हिज लेफ्ट हैंड और डैश स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में है कि एक हाथ का। उसी तरह से सॉक्स कोई भी पहनेगा तो कम एटलीस्ट कम से कम दो चाहिए। तो जो दो एक साथ प्रयोग किए जाते हो इन जनरल लाइफ, उस केस में हमेशा हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? मान लो एक सूज है और एक खो जाए तो एक के बिना दूसरा यूजलेस हो जाता है, यानी उसका कोई उपयोग आप नहीं कर सकते, वो बेकार है। तो कहने का मतलब कि वैसे सारे वर्ड जो कि दो एक साथ प्रयोग किए जाते हैं उन सब के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इस केस में भी सूज से मतलब है एटलीस्ट टू, तो यहां पर इज नहीं होके आर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए रहता ए पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक जोड़े जूते, अगर इस तरह का रहता तो उससे सो होता है कि जूते तो हैं लेकिन कितने जोड़े, तो वहां एक के चलते आपका वर्ब सिंगुलर होता। तो कहने का मतलब कि इस केस में आपका यहां पर आर हो जाएगा। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स, और यहां ब्रैकेट में है आर वेरी गुड एंड प्राइज वर्दी। इसका मीनिंग होता है यानी कि मेरे सभी छात्रों का जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा है और प्रशंसा के योग्य है। तो कहने का मतलब कि इस केस में आप ऐसे भी देखिए, ये आपका यूसियन फॉर्म में आता है, ये काउंटेबल नहीं है। और यहां पर हमने पहले भी बोला था कि जब इस तरह से आपका प्रीपोजिशन से दो नाउन इस तरह से यहां पर एडजेक्टिव के टर्म में, यानी कि बिहेवियर से मतलब होता है उसके क्वालिटी। जैसे मैं कहता हूं कि वह व्यक्ति जो है ईमानदार है, तो यहां पर बिहेवियर से इन सभी छात्रों के गुणों के बारे में, यानी उसके सिम्टम पर हम विचार कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति को क्वालिफाई करना हो, उसको हम उसके बारे में वर्णन करते हो, वो हमारा एडजेक्टिव के टर्म में आएगा, अर्थात वो जो है हमेशा सिंगुलर टर्म में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी ये आर नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपका मेन जो यहाँ पर जो जिसकी प्रधानता है वो है आपका बिहेवियर। यहाँ पर स्टूडेंट्स चाहे कितने भी, उससे मतलब नहीं है। आपका यहां पर मीनिंग निकल रहा है कि मेरे सभी छात्रों का व्यवहार, सभी छात्र नहीं बल्कि सभी छात्रों का व्यवहार। तो बिहेवियर के चलते यहां पर आर नहीं होके इज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? आते हैं 11th नंबर में, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन माई क्लास यस्टरडे। अब देखिए यहां लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर या फिर द लार्ज नंबर क्या है, इसको समझेंगे। यहां पर अगर मान लीजिए ए लार्ज नंबर ऑफ और द लार्ज नंबर ऑफ, दोनों से बोध होता है बहुत सारे का, और दोनों के केस में ये जो नाउन वाला टर्म है ये आपका बिल्कुल ही यानी कि प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर ए का प्रयोग किया गया है तो इस केस में यहां पर आपका वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन अगर यहां पर द का प्रयोग किया जाए तो इस केस में आपका जो है यहां पर सिंगुलर वर्ब सही है, यानी वाज सही होता। अगर यहां पर ए के जगह द लग जाए तब ये सही है। लेकिन इस केस में ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहां पर वेयर यानी प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का अर्थ कि आप इसको समझेंगे और तब बनाएंगे। तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एवरीबडी हैव अ मोबाइल एंड ए बाइक एट प्रेजेंट, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास नॉर्मली अगर देखा जाए अभी के समय में तो एक मोबाइल और एक बाइक, कोई भी अगर गाड़ी करता है तो उसके पास जनरली ये चीज है ही। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मोबाइल और एक बाइक, एक यानी मोटरसाइकिल वर्तमान में है। अब देखिए जब आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है एवरीबडी, यानी मैंने पहले भी बताया था कि ये इंडेफिनिट केस का प्रोनाउन है, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी या एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन में से कुछ भी रहे तो इस केस में आपका वर्ब जो है उसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि एवरीबडी हैव नहीं होके यहाँ पर हैज का आप प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अब जाकर के ये सेंटेंस सही माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आज इस 12th क्वेश्चंस में हमने जो कुछ भी इसका कंसेप्ट है आपको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, और बाकी जो भी पहले मैंने वीडियो लेक्चर जारी किया है वो और कुछ इसके साथ आने वाले समय में भी इस तरह का प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति एक दिन में चाहेगा कि हम जो है बहुत बड़ा बन जाए, असंभव है। बट यू मस्ट नो, यू मस्ट हैव दिस पॉइंट, दिस स्टेटमेंट कि आपको लगातार मेहनत करनी है, यानी कि कहा गया है ना कि यू शुड कैरी ऑन, आपको अपना कार्य करते रहना होगा, यानी कि लगे रहना होगा और अंत में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो कहने का मतलब कि इस सेशन को आज हम यहीं पर विराम देंगे और इस तरह का सेशन फिर आगे भी जारी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।